हम वही डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर्स, ठीक है। तो उन वो फैक्टर्स क्या हैं? कंपोजिशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी वो किस मटेरियल से बना है, सही, किन चीज़ों से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, सही। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ग्लास से बना है, सेरेमिक से बना है, सही है, और ऑर्गेनिक है तो उसमें क्या है, ठीक है, एपॉक्सी से बना है, तो वो सारा जो है वो देखा जाता है। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज़ उस पर डिपेंड करता है, इम्परफेक्शन इन द डायलेक्ट्रिक, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें कोई क्रैक्स आ गए हैं या उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, फॉर यानी मैं आपको बताता चलूँ कि जो मॉइस्चर है वो भी इम्प्योरिटी का काम देता है, यानी हर वो चीज़ जो कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए उसकी इंसुलेशन को उसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है, उसको रिड्यूस करता है, तो हम इम्प्योरिटी कहेंगे। यानी अब आप कहेंगे कि मॉइस्चर किस तरह इम्प्योरिटी हो गया या एयर बबल्स किस तरह इम्प्योरिटी हो गए, नहीं, एयर बबल्स, मॉइस्चर, ये जो है लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के लिए या गैसियस डाइलेक्ट्रिक के लिए मॉइस्चर जो हो गया ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वीक करता है। तो जब वीक करता है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक किस्म की इम्प्योरिटी है। अगर सॉलिड की मैं बात करूं तो अगर उसमें क्रैक्स हैं या पोर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो जब बारिश होगी तो उस उन पोर्स में वो चले जाएंगे, तो उससे भी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, अगर पहले वो फॉर एग्जांपल 10 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर पे उसका ब्रेक डाउन होना था, तो अब चूंकि उसमें क्रैक्स हैं या उसमें मॉइस्चर आ गया है, तो अब वो 10 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर के बजाय शायद 9 मेगा वोल्ट या 10 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर पे उसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो जाती। तो जितना ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है उतनी जो है जल्दी उसका ब्रेक डाउन अकर होता है, सही है। जब प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये हम पास्टन लॉ में बाकायदा पढ़ेंगे कि प्रेशर का भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। ह्यूमिडिटी का मैं बता चुका हूँ, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी एक ही चीज़ है। तो वो जो है अगर मॉइस्ट एयर है, ठीक है, आपने कोरोना के बारे में सुना होगा कि कोरोना जो है वो जो फाउल वेदर है, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो फाउल ह्यूमिड कंडीशंस है, तो उसमें कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसमें कम हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी भी यानी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करती है, तो इसलिए हम यानी ये भी इस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सही है। तो टेम्परेचर का मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंसुलेटर में, यानी अब फॉर एग्जांपल मैं आपको केबल है, ठीक है, केबल के इर्द गिर्द इंसुलेटर है, तो ये जो केबल है उसका जो इंसुलेटर है, ये दो किस्म के टेम्परेचर के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब केबल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी हीट काज करता है, आपको पता है, उसके जो करंट लॉसेस हैं वो हीट के फॉर्म में अपेयर होती हैं। तो वो अपने इंटरनल जो करंट फ्लो है उससे बनने वाली हीट को भी वो विथस्टैंड करे, ये ना हो कि करंट उसमें फ्लो हो रही है और वो पिघल जाए, सही है। और इसी तरह उसको भी ये एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है वेदर का, इसको भी ये विथस्टैंड, तो यानी कोई भी इंसुलेटर दो किस्म के इंटरनल टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सके, एक्सटर्नल, तो जब इसको टेस्ट किया जाता है तो दोनों टेम्परेचर को मिला के इस पे टेस्ट किया जाता है। अगर इंटरनली वो 50 डिग्री सी प्रोड्यूस करता है तो केबल को 100 डिग्री सी पे चेक किया जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल से भी हम 50 कंसिडर करेंगे, तो 100 पे उसको चेक किया जाएगा। तो ये ठीक है, टेम्परेचर भी इन्हें ब्रेक डाउन काज करता है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वो भी शेप ऑफ दी इलेक्ट्रोड्स हैं, स्फेरिकल हैं या फ्लैट हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, इसकी साइज पे भी डिपेंड करता है। गैप डिस्टेंस, यानी आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, तो जब 1.5 सेंटीमीटर होगा तो फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर अगर एयर 21 केवी पे अगर 1 सेंटीमीटर की गैप में है
तो अगर हम 1.5 सेंटीमीटर करेंगे तो फिर ये 21 पे नहीं करेगा, फिर कहीं 30 और या 32 इस तरह केवी पे करेगा, क्योंकि गैप डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सही है। अच्छा, इलेक्ट्रोड मटेरियल किस चीज़ से बने हैं? ज़ाहिर बात है वो तो कंडक्टिव मटेरियल से बने होंगे, मगर एल्यूमिनियम से बने हैं, कॉपर से बने हैं, निकल से बने हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कोई इंसुलेटर अगर फ्रेश उसको आप लगाएंगे, ठीक है, और फिर जो है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब 20 साल वो वेस्टर्न करते 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 करते, तो जाहिर बात है उसकी एजिंग, इसको हम एजिंग कहते हैं, यानी उसकी उम्र, ठीक है, तो एजिंग की वजह से भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड द वेवफॉर्म ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, आप यानी एसी अप्लाई कर रहे हैं या डीसी अप्लाई कर रहे हैं या इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले एक स्टूडेंट ने, वो चंगेज़ ने पूछा कि यानी वो लाइटनिंग, ठीक है, तो लाइटनिंग जो है वो इम्पल्स की मिसाल है। सही है, क्योंकि बहुत कम कम ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज, यानी अब ये माइक्रो सेकंड्स का टाइम है, और माइक्रो सेकंड्स में जो है यानी अब ये इतना ज़्यादा वोल्टेज, मेगा वोल्ट्स या इससे भी ज़्यादा वोल्टेज, तो हम इसको फिर इम्पल्स कहेंगे। तो यानी डिपेंड करता है आप इम्पल्स, तो इंसुलेटर को, कोई भी इंसुलेटर है उसको आप एसी के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है, डीसी के लिए भी चेक करेंगे, और एक और है इम्पल्स, यानी आप इसको लाइटिंग वगैरह या स्विचिंग वगैरह के लिए उससे जो है इम्पल्स वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यानी बहुत इम्पल्स कहते हैं कम दौरानी में, कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का फ्लो होना, इसको हम इम्पल्स कहेंगे। ठीक है, तो तीनों के लिए इसको चेक किया जाता है, तो ये नहीं, तीनों पे इसका डिपेंड है। सही है। अच्छा, हेलो सर। जी जी, ये पिछले साइड पे सर चले जाए आप। ठीक, जी सर ये लास्ट पॉइंट आपने लिखा है कि वेवफॉर्म ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सर। हाँ हाँ हाँ, सर अगर हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं, लेट्स सपोज 20 केवी, लेट्स सपोज फॉर हम्म डीसी एंड आल्सो फॉर एसी, एक साइनसॉइडल वेव लेते हैं और एक सर डीसी लेते हैं, हम्म, तो सर किसकी असर ज्यादा होगी, विच विल बी मोर सेवर देन द अदर? डीसी जो है उसका, उस पे ब्रेक डाउन जल्दी अगर होगा एज कम्पेयर टू एसी। ठीक है। अच्छा, रीजन सर? उसका रीज़न ये है, देखें, अब एसी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आप एसी ले रहे हैं, ठीक है, और इसके मुकाबले में आप उतनी ही पीक का आप डीसी ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं 220 वोल्ट, ठीक है, तो ये 220 वोल्ट नहीं है, ठीक है, 220 वोल्ट तो सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसमें तो जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, ठीक है ना, तो ये जो है, यानी इसमें अब सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, 220 तो यहाँ पे है और सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या है, जीरो, ठीक है, इसमें क्या है, जीरो है, इसमें क्या है, जीरो। इसलिए हम जब सेफ्टी के लिए हवाले से देखते हैं, तभी हम ये कहते हैं कि एसी जो है फॉर द सेम वोल्टेज डीसी से कम खतरनाक है, डीसी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप 220 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 0 सेकंड पे भी 220 है, 1 सेकंड पे भी 220, 2 सेकंड पे भी 220 है, तो हर सेकंड पे 220 ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको, अब अगर इंसान को शॉक फॉर एग्जांपल 80 से अबव मिलता है, ठीक है ना, तो ये जो ड्यूरेशन है ये भी उसके लिए सेफ है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आ जाएं, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से लेकर ये फॉर एग्जांपल अगर 180 है, तो ये ड्यूरेशन भी उसके लिए सेफ है, ये वाला ड्यूरेशन भी उसके लिए सेफ है, फिर यहाँ पे आ जाएं, ठीक है ना, ये वाला ड्यूरेशन, तो देखें, तीन चार रीजन्स हो गए जिसके लिए वो यानी उसके लिए सेफ है वो वोल्टेज, ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि वो सेफ हो, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि फिर हम यानी आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, आरएमएस जो है, आरएमएस इज दी डीसी इक्विवेलेंट फॉर द एसी। समझ आ रही है आपको? तो जो वो सेफ्टी की जो आप बात कर रहे थे, तो वो ये रीजन है, ठीक है जी। सर आपने यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात की कि 220 यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड में और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में होती है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम सर जब एसी की बात करते हैं तो हम सर आरएमएस वैल्यू की बात करते तो मैं हैं। यही बात, हाँ, नेक्स्ट
हाँ सर, नेक्स्ट बात आपने ये की कि जो है ना अगर इस पॉइंट पे कर देता है, मिसाल के तौर पर हम या टच करते थे या किसी मिसाल के तौर पर इंसुलेटर के लिए हम लेते हैं तो ये हमारे लिए सेफ ज़ोन है। हम्म तो मैं तो अकॉर्डिंग टू माय थॉट सर हम्म कि हमारे लिए ये सेफ ज़ोन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सर 50 हर्ट्ज़ है। हम्म 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है सर कि ये 1 सेकंड में हम्म 100 साइकिल्स यानी 100 टाइम मतलब जो है ना सर ये कन्वर्ट होती है। सो ठीक। दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम सर, हम्म बहुत ही शॉर्ट टाइम है सर। हम्म तो मैं अगर मेरी सोच में सर कि हम्म ये डीसी और एसी में हम ये फ़र्क नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये हमारा सेफ ज़ोन है हम्म। और ये सर डेंजरस ज़ोन नहीं है, नहीं, अकॉर्डिंग देखिए, टू माय थॉट ठीक है, मैं आपको क्योंकि बताता हूँ। हमारा सर अच्छा, एक जी, मिनट, मैं आपको बात बता दूँ। फॉर एग्जांपल हम 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए किसी भी इंसुलेटर के लिए या किसी भी, या फॉर एग्जांपल कोई इंसान है उसको 5 सेकंड के लिए शॉक मिला है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ओके। तो 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में, ठीक है, कितनी बार जीरो आया है एक स्टार्ट में, ठीक है, और 1 एक यहाँ पे, 2 3 यस, ठीक है ना, और यहाँ पे सही। अब ये वाला दूसरी यस। साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, तो चलो मैं दो दो दफा कह देता हूँ, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल सेफ जोन की हम जीरो, जीरो तो सिर्फ सेफ जोन नहीं है, पूरा जोन जो है वो सेफ जोन होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप परसेंटेज काउंट कर लें, कितने परसेंट के लिए ये सेफ जोन में रहा, ठीक है ना, और कितने परसेंटेज के लिए ये अनसेफ जोन में रहा, ठीक है। अच्छा। समझ, हाँ। तो आपको आपको क्या लगता है आपके थॉट के मुताबिक कि ये सेफ जोन का परसेंटेज ज्यादा है या अनसेफ का ज्यादा है? सर अकॉर्डिंग टू माय थॉट मैं अगर टाइम को सर देख लूँ तो हम्म टाइम इंतहाई कम है सर तो हमारे ठीक पास। है ना, अगर सो अगर देयर सेफ, इज़ देखें, अगर सेफ जोन का कम है तो अनसेफ का भी तो कम है ना। अब तो आप अगर आप आपकी मिसाल अगर इस तरह होती कि सेफ जोन के लिए ये 1 सेकंड में 50, वो अगर, चलो अगर मैं इसकी मिसाल ये ले लूं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो फिर इंसान को शॉक क्यों लगता है? ये तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है ना। 5 सेकंड का मतलब है कि किस में कितने साइकिल्स होंगे, 50 × 5, ठीक है, 250, 250 साइकिल्स हैं, ठीक है ना। तो या चलो 1 सेकंड की मिसाल ले लेते हैं, 1 सेकंड में 50 बार जो है वो उसको चेंज हो रहा है, तो फिर उसको शॉक क्यों लगता है? तो सर यही तो मेरा पॉइंट है हाँ, कि टाइम हमारे पास कम है तो इट इज़ बिहेव लाइक अ डीसी वोल्टेज सर। नहीं 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 नहीं, इस टाइम तरह, हमारे नहीं स नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, ठीक है, इस शॉक तरह। सर शॉक हाँ, शॉक सर इसलिए लगता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होती तो आपकी बात ठीक है कि 0 पॉइंट पे 0 टाइम पे हमारा जो है ना सेफ ज़ोन होता था, हमें शॉक ना लगता। हम्म लेकिन इत ये फ्रीक्वेंसी सर इतनी तेज़ है कि हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हमारा सेफ ज़ोन है और ये हमारा डेंजरस ज़ोन है सर। नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, देखिए, इसमें अगर इस तरह होता, अगर ये डीसी होता, ठीक है ना, तो फिर जी, शॉक, पहले ही शॉक में इंसान मर जाता। समझ आ रही है कि अच्छा। नहीं? यानी अगर मैं 1 सेकंड के लिए कोई इसको हाथ टच करे, ठीक है, एक जी, सेकंड के लिए कोई हाथ टच करे तो कोई किसी को भी, कोई भी नहीं मरेगा, यानी 1 सेकंड के लिए हाथ टच करे फिर अलहदा कर दे, ठीक है ना। तो अगर ये बिल्कुल डीसी के ही बराबर होता, ठीक है ना, डीसी के ही जैसा होता, तो फिर 1 सेकंड के लिए भी ये ना बच पाता, बल्कि मिली सेकंड के लिए भी ये ना बच पाता, ठीक है। इसमें जो वो जो बचने का, ये जो सेफ्टी का जो वो है फैक्टर है, वो यही है कि इसमें 100 दफ़ा ज़ीरो या 100 दफ़ा सेफ जोन इसमें आता है। उसकी वजह यही, अगर इसका इक्विवेलेंट आप डीसी ले लें और जी। वो आप 1 सेकंड के लिए भी अप्लाई करें, तब भी उसको शॉक लगेगा। समझ आ रही है आपको? अच्छा सर। हाँ हाँ, सर बिल्कुल। उस इन जनरल टर्म्स सर तो डीसी इज़ मोर डेंजरस देन एसी आल्सो। बिल्कुल, डीसी इज मोर मोर डेंजरस देन एसी, बिकॉज मैंने आपको बता रहा हूँ कि डीसी, अगर ये देखें, इसमें कोई भी सेफ जोन नहीं है, ठीक है, जबकि इसमें डेंजरस जोन बिल्कुल बहुत सर। ही कम है, पीक्स में है सिर्फ, या नियर बाय पीक्स है। बिल्कुल स्टार्ट से ले लें या बिल्कुल एंड पे आप देख लें तो सेफ ही सेफ है। समझ आ रही है आपको? तो डीसी इज मोर मोर ओके डेंजरस सर, देन एसी। सही है। ओके सर, थैंक ओके, यू। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर्स उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ, ये तो मैं बता चुका हूँ कि डीसी, एसी और इम्पल्स, ठीक है। इस तरह फ्रीक्वेंसी की आपने बात की तो फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा करने से भी डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा,
और जो एजिंग है, ठीक है, एजिंग का मैं बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा वक्त वो गुजारेगा इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उतनी ही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाएगी। जितना वो फ्रेश होगा, जितनी उसकी एज कम होगी, उसकी जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एज, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी अंडरस्टूड है कि जितना वो थिकर होगा उतनी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना वो थिनर होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अच्छा, फॉर ईच टाइप ऑफ इंसुलेटर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड करंट वैल्यू आर डिफाइंड, ठीक है। हर इंसुलेटर के लिए अपनी अपनी एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू है। उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम क्रिटिकल वोल्टेज या डिसरप्टिव वोल्टेज या पंक्चर वोल्टेज हम कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें वही डिफिनीशन आ गई। द मिनिमम वोल्टेज एट विच द ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटर अकर, इट इज कॉल्ड पंक्चर वोल्टेज, ठीक है। व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फिर क्या होगा, देन द ब्रेक डाउन इज अकर्ड, ठीक है। ड्यू टू ब्रेक डाउन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर वीकेंड एंड प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। वो ये तो अगर रोके हुए है तो वो अपने हाई रेजिस्टिव पाथ की वजह से रोके हुए है। देखिए करंट को ब्लॉक करने के लिए हाई रेजिस्टिव पाथ चाहिए। अगर वो लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसको जाने दे रहा है, वो उसको अलाउ कर रहा है कि आप जा सकते हैं। तो जैसे ही डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अगर होगा, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि उसने उस इंसुलेटर ने लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। द ब्रेकडाउन कैन अकर इन, देखिए ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम का क्वेश्चन आपने किया था। तो वैक्यूम में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, और जब हम वैक्यूम का रीजन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको 3 मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस हैं जो कि किसी भी इंसुलेटर का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो है वो थर्मल स्ट्रेसेस हैं, यानी टेम्परेचर की वजह से। जब हम एनर्जी प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल आयनाइजेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल आयनाइजेशन भी हो सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी हैं, केमिकल स्ट्रेसेस भी हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। यानी ये इनकी वजह से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज जो स्ट्रेसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस हैं, सही है ना। थर्मल की वजह से भी, यानी हीट की वजह से, मैं आपको अभी मैंने जो आपको केबल की मिसाल ली कि हम अगर इंटरनली वो 50 डिग्री प्रोड्यूस करता है तो हम उसको टेस्ट 100 के लिए करेंगे, क्योंकि इट मस्ट बी थर्मली स्टेबल, सही। मैकेनिकल स्ट्रेसेस, यानी ये ना हो कि वो जो है यानी उसमें इतनी इलास्टिसिटी हो। जब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो उसमें कंप्रेशन या रेफेक्शन ना हो, टूटे ना, सही है ना। उसमें आपको पता है कि जब सॉलिड मटेरियल जब कंप्रेस होता है या एलोंगेट होता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब भी वो अपनी जगह से अपनी स्ट्रक्चर उसके बॉन्ड्स जो है वो हिलेंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे। तो मैकेनिकली वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी किसी भी इंसुलेटर का डिग्रेड कर सकते हैं, यानी उसके इंसुलेटर को वीक कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रेसेस में यानी फॉर एग्जांपल वो हो गया, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड है। इसी तरह इसके अलावा जो एसिड रेन है, एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये अगर होती है तो ये भी अगर इंसुलेटर पे पड़ती है तो वो केमिकल रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह पॉल्यूशन है, स्मोक है, सही है, ओजोन गैसेस हैं जो अगर हवा में कोरोना की वजह से अगर ओजोन गैसेस प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि केमिकली इनर्ट हो, यानी वो केमिकल रिएक्शन आसानी से ना करता हो, केमिकली वो इनर्ट हो। और एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन वो मैं आपको बता चुका हूँ, डस्ट हो गया, ठीक है, फ्यूम्स हो गए, या इसी तरह जो वो है पॉल्यूशन वगैरह है, तो ये भी अगर उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है इंसुलेटर की डिग्रेडेशन का सबब बन सकते हैं, सही है। अच्छा, तो किसी भी अच्छे इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कब हम इसको, तो एक ये कहना कि वो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का है तो इस वजह से हम, यानी सिर्फ एक चीज़ से आप फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक गैस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मगर वो जहरीला है, तो अब वो पॉइजनस है। जब वो यानी इस तरह उसका लीकेज होगा
तो वो तो इंसान को मार देगा। तो हम इसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या करें? तो सिर्फ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे फैसला करना ये अच्छा नहीं होगा। हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। यानी अगर बहुत ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हो मगर वो महंगा हो, तो हम फिर भी उसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, वो मैकेनिकली टफ हो, ठीक है ना, वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकता हो, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी विस्कोसिटी ज़ाहिर बात है लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये गैसियस और सॉलिड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो इट मस्ट नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, वो मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब ना करता हो, ठीक है ना। अब ये ऐसा ना हो कि एक ऐसा गैस है या लिक्विड है जो कि मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए वो सेंसिटिव है, तो वो अच्छा इंसुलेटर नहीं होगा। अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि हाइग्रोस्कोपिक ना हो, सही। अच्छा, इसी तरह हाई टेम्परेचर को वो विथस्टैंड कर सके, यानी हाई उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हो, ठीक। मस्ट नॉट बी नॉन फ्लेमेबल, आग जल्दी ना पकड़ता हो, केमिकली इनर्ट हो और केमिकली स्टेबल हो, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जल्दी ना करता हो, ठीक है। एसिड्स के खिलाफ वो जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, ठीक है ना। मैंने आपको एसिड रेन की मिसाल दी, ठीक है। कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई सर्विस वोल्टेज, वो ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर सकता हो उसको, ठीक है। नॉन कोरोसिव हो, जंग जल्दी ना लगता हो, नॉन टॉक्सिक हो, जहरीला ना हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, सही है। अब SF6 के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि SF6 जो है वो एक अच्छा इंसुलेटर है। हाँ, डायरेक्ट रेजिस्टेंस उसकी अच्छी है, मगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वो ग्रीन हाउस गैस में काउंट होता है। तो फिर देखें ना, एक एक पॉइंट उसमें आ गया, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट उसमें आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक पॉइंट से फैसला नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम वो देखेंगे कि उसमें यानी वो एक पॉइंट इसमें रह गया है कि वो एक्सपेंसिव ना हो, सही है ना, इकोनॉमिकल हो। तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हुए उसके प्रॉपर्टीज़, किसी भी अच्छे इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जब एनर्जी बैंड थ्योरी, इससे आपको ब्रेक डाउन के समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली अंदर होता क्या है, क्यों जो है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये बोहर एटॉमिक मॉडल आपने सुना होगा कि देखिए ये शेल्स हैं, ठीक है, और इन शेल्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है, हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। इस वजह से इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। शेल, इसके स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये शेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी शेप की वजह से इसको शेल कहा जाता है, मगर इसको एनर्जी लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लेवल है एनर्जी की, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एनर्जी लेवल है। जब वो एनर्जी गेन कर लेता है तो फिर वो यहाँ पे नहीं रहता, बल्कि वो ऊपर चला जाता है। वो डिपेंड करता है उसकी उसने कितनी एनर्जी गेन की है, ठीक है ना। अगर उसने इतनी एनर्जी गेन की है कि वो यहाँ तक जा सकता है तो वो यहाँ तक जाएगा, अगर इतनी नहीं है तो यहाँ तक जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे जाए, अगर उतनी नहीं है तो फिर वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी अंडरस्टूड है कि जितना वो है, ठीक है, हाई एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, फॉर एग्जांपल इसकी 7 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, फॉर एग्जांपल इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी शेल में है तो इसका ये मतलब है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तभी ये इधर है, ठीक है ना। ये नहीं है कि उसके पास एनर्जी कम है तब भी वो इधर है, नहीं, उसके पास उतनी एनर्जी है तभी ये इधर है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसने एक्स्ट्रा गेन की कहीं बाहर से, ठीक है ना, कहाँ से वो गेन करेगा वो भी हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसने 5 एनर्जी गेन की, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर जंप करके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शेल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है और अगर ये बिल्कुल ही न्यूक्लियस के होल्ड से निकल जाए, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके निकल जाए तो फिर हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है ना। फ्री का मतलब है कि ये न्यूक्लियस के होल्ड से निकल गए, और जब ये निकल गए तो इसका मतलब ये है कि ये कंडक्शन इसका हो गया, ठीक है। फ्री होना
इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कंडक्शन, ये अब करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं मगर उसमें करंट क्यों नहीं होता? अब कोई भी आप वायर ले लें, कंडक्टर ले लें, उसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी, ठीक है ना, बिजली अभी नहीं दी आपने, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये जो है करंट फ्लो, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जब ये एक ही डायरेक्शन में उसको वो करेगा तो ये फिर जो है हम इसको कंडक्शन कहेंगे, सही है। ये हुआ बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर मैं इसको एनर्जी बैंड थ्योरी से आपको एक्सप्लेन करूं तो वो फिर इस तरह होगा कि यानी जो हर मटेरियल है उसमें है बैंड्स हैं, ठीक है, और ये बैलेंस बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड। आम हालत में कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे होते हैं या इससे नीचे होते हैं, सही है। अच्छा, तो अब जब तक वो यहाँ पे हैं या इससे नीचे हैं, ठीक है, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं, यहाँ पे ये खाली जगह है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप मारेंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि अब इसका ब्रेक डाउन हो गया है, अब ये कंडक्शन स्टार्ट कर गया है, अब ये करंट फ्लो स्टार्ट कर गया है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कब अगर होगा? जब ये इस गैप को कवर करे, और इस गैप को हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, यानी किसी भी उसको कवर करने के लिए बैंड गैप एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये एनर्जी कहाँ से ये हासिल करेगा? यहाँ पे से यहाँ पे जाने के लिए इसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी उसको कहाँ से आएगी? इसको वो एनर्जी आएगी कई तरीके से भी आ सकती है, ठीक है, यानी उसको लाइट से भी मिल सकती है। इसकी मिसाल आप सोलर पैनल ले लें, सोलर पैनल में ये जो कंडक्शन होती है, करंट जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो लाइट ही से मिलता है। यानी अब ये फॉर एग्जांपल सिलिकॉन से बने हुए सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आम हालत में इधर होते हैं, जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से ये फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जंप मार लेते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो यानी अब सोलर पैनल में जो कंडक्शन मिली उसका एक्सटर्नल एनर्जी हमने कहाँ से हासिल किया था? लाइट एनर्जी से। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि हीट से भी आप, यानी अब आप इसको गर्म करें, फॉर एग्जांपल आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है जी, और इस मटेरियल को गर्म करें, इतना गर्म कर दें कि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए ये उसको कवर कर लेता है, उसको क्रॉस कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे। तो हीट से भी हो सकती है, साउंड से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, तो वो साउंड से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर। इसी तरह रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, गेमा रेज हैं, इससे भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हो सकती है। ये जो कोई भी फॉर एग्जांपल बल्ब जल ऑन होता है या पंखा चल पड़ता है, तो वैसे में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है, और किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, ठीक है। मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, इससे आप यानी हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही ये इनकी एनर्जी, चाहे लाइट की हो या हीट की हो या वोल्टेज की हो, अगर वो उसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि इसका हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है। ये मैं पिछले स्लाइड में आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये है, सही है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है E2, ठीक है, और इसकी एनर्जी है E1, तो इसको जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E2 माइनस E1, यानी फॉर एग्जांपल इसकी इसकी एनर्जी है 10 जॉउल, इसकी एनर्जी है 4 जॉउल, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 4 को कितनी कितनी एनर्जी चाहिए? 6 एनर्जी चाहिए, 6 जॉउल एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 - 4, यानी मैं ये कहूँ कि E2 माइनस E1, किसी भी कंडक्शन करने के लिए E2 माइनस E1 जितनी एनर्जी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को जंप करे और ऊपर चले। मगर हम कि इंसुलेटर से ये नहीं चाहेंगे, हम इंसुलेटर में से तो ये नहीं चाहेंगे कि ये अचीव हो जाए, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर्स का पता है कि ये उसमें कंडक्टर्स में ये बैंड गैप एनर्जी या फॉरबिडन गैप जो होता है ये बहुत ही
यानी बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, ये बिल्कुल इसके ऊपर होता है, तो बहुत कम एनर्जी से भी ये जंप कर देता है। मगर सॉलिड्स में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिर सॉलिड्स में जंप करना, सॉरी उसमें इंसुलेटर्स में ये जंप करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बैंड गैप जो है बहुत ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर्स का, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच गैप होता है, ठीक है। तो वंस the external energy is greater than E2 minus E1, तो electron will jump from valence band to the conduction band। सही है, तो ये खैर हम न्यूमेरिकल्स में ये पढ़ेंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जॉल, सो एनर्जी का यूनिट है, और जॉल भी एनर्जी का यूनिट है। जॉल बड़ा यूनिट है, मगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम फिर छोटा यूनिट यूज करते हैं, और वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसके बराबर है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जॉल इतनी एनर्जी के बराबर है। सही है। अच्छा, तो ये मैं ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसीज, हीट से भी हो सकता है, वोल्टेज से भी, हीटिंग, अच्छा कोलिजन से भी हो सकता है, ठीक है ना। बम्बार्ड विद पार्टिकल, यानी अल्फा रेस या गेमा रेस से आप उसको बम्बार्ड करते हैं या कोलिजन करते हैं, इससे भी एनर्जी उसको मिल सकती है और वो जंप मार सकता है, ठीक है। लाइट से या फोटॉन, इसकी मिसाल मैंने आपको सोलर पैनल से दी। साउंड, ठीक है, और प्रेशर, यानी आपको ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ने आपका नाम सुना होगा, तो उसमें जो है आप प्रेशर दे के आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्साइटेशन है, कुछ आयनाइजेशन है, तो फिर ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्साइटेशन क्या है, आयनाइजेशन क्या है, तो वो सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक क्या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। No, sir, no question. ठीक है जी, करो सर। हेलो सर। थैंक यू।